और अब बात राम मंदिर की। राम मंदिर निर्माण के लिए संतों ने फिर हुंकार भरी है और इस बार ये हुंकार देश की राजधानी दिल्ली से उठी है, वो भी संसद के पास। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय संत समाज की तरफ से आयोजित धर्मादेश में देश भर के करीब 3000 साधु संतों ने हिस्सा लिया और राम मंदिर की मांग दोहराई। संतों ने सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। कानून लाओ, अध्यादेश लाओ, जैसे भी हो राम मंदिर बनाओ, नहीं तो हम खुद राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। धर्मादेश के मंच से विश्व हिंदू परिषद की फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची ने तो यहाँ तक कह दिया कि 6 दिसंबर को राम मंदिर का हम शिलान्यास कर देंगे। 6 दिसंबर की जो घोषणा हो रही है, संतों को अल्टीमेटम दे देना चाहिए। 6 दिसंबर में हमने ढांचा तोड़ा, 6 दिसंबर में ही हमें शिलान्यास करना है। अयोध्या के अंदर हिंदुस्तान के हिंदुओं को बुलाओ, राम मंदिर की घोषणा करो, किसी की जरूरत नहीं, राम मंदिर बन जाएगा। तालकटोरा स्टेडियम में संतों ने जहां राम मंदिर को लेकर आर पार की बात कही, वहीं बाहर निकलते ही आपसी समझौते की वकालत की जाने लगी। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने कहा कि अध्यादेश कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिसंबर से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और मस्जिद लखनऊ में बनेगी। 6 दिसंबर की जो घोषणा हो रही है, संतों को अल्टीमेटम दे देना चाहिए। 6 दिसंबर में हमने ढांचा तोड़ा, 6 दिसंबर में ही हमें शिलान्यास करना है। उधर विश्व हिंदू परिषद 15 नवंबर से राम मंदिर के लिए नया अभियान छेड़ रही है। वीएचपी के लोग हर संसद के पास जाएंगे और राम मंदिर के लिए समर्थन मांगेंगे। 15th November, we will hold a public meeting in every parliamentary constituency and meet the member of parliament from that constituency, stressing upon him that his electors want him to support the Ram Janmabhoomi legislation. संतों ने दिसंबर में राम मंदिर निर्माण की तारीख मुकर्रर कर दी है, लेकिन बीजेपी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए तारीख नहीं बता सकते, लेकिन जब भी अयोध्या में बनेगा राम मंदिर ही बनेगा। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन जब भी फैसला आएगा वहाँ रामलला का भव्य मंदिर ही बनेगा, कोई बाबर के नाम की स्मारक और इमारत अब नहीं बनेगी, इतना जरूर रखेगा। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। आजाद ने राम मंदिर को मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आजाद से राम मंदिर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। साहब, राम मंदिर का मुद्दा फिर से उछाला। चलिए दूसरा मुद्दा उठाइए, वो 30 साल शरीफ को हमारा मुद्दा नहीं है। साहब, राम मंदिर का मुद्दा फिर से उछाला। चलिए दूसरा मुद्दा उठाइए, वो 30 साल शरीफ को हमारा मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मंदिर पर आरएसएस की ओर से हो रही बयानबाजी और अध्यादेश लाने की मांग को लेकर तंज कसा है। क्या जरूरत है अध्यादेश की? ये तो कमजोर बात है, अच्छी नहीं लगी, कमजोर बात है। एडवाइजरी जारी हुई आरएसएस से सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या जरूरत है? बनाना शुरू करें। कौन रोक रहा है? किसने रोका? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच अब बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि राम मंदिर में अब और देर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष देश को शुभ समाचार मिल सकता है। मुझे लगता है यदि न्यायालय के निर्णय में देरी हुई तो संसद में जरूर अब इसका बिल आएगा और आना ही चाहिए कि राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो और किसका बनेगा। इसीलिए सारे संतों ने और सारे इस भारत भूमि के राम भक्तों ने यह जो संकल्प व्यक्त किया है कि अब राम मंदिर में और देरी नहीं, मुझे लगता है इसी वर्ष कुछ शुभ समाचार देश को मिलेगा। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चेलमेश्वर का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस से जुड़े संगठन ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के कार्यक्रम में जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है। विधायी प्रक्रिया के जरिए अदालती फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं। जस्टिस चेलमेश्वर ने ये टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब राम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है।
राम मंदिर को लेकर संघ ने सरकार पर दबाव बना रखा है। संत अब सरकार को मौका देने के मूड में नहीं है और शिवसेना भी उग्र हिंदुत्व के पुराने एजेंडे पर लौट रही है। ऐसे में सवाल यह है कि राम मंदिर कैसे बनेगा। पहला और सर्वमान्य रास्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, जिसके लिए साधु संत तैयार नहीं है। आइए राम मंदिर के अंदर चलते हैं, जो प्रस्तावित मॉडल है उसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर का स्वरूप कैसा हो सकता है। हम आपको यही बता रहे हैं कि ये मात्र एक प्रस्तावित मॉडल है। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में तय होगा कि अयोध्या जमीन विवाद की अंतिम सुनवाई कब से होगी। अंतिम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल हो सकती है। ऐसे में अदालती फैसला आने में वक्त लग सकता है। संकट ये भी है कि अदालत का फैसला किसी के भी पक्ष में हो सकता है। हालांकि सरकार चाहे तो अदालती फैसले के बाद विवादित जमीन का अधिग्रहण कर सकती है और जनहित और विकास के नाम पर अधिग्रहण हो सकता है। विवादित जमीन के आसपास 67 एकड़ पहले से केंद्र सरकार के पास है, इसलिए सरकार वहां पर्यटन विकास के नाम पर विवादित जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। जिनके पक्ष में अदालत का फैसला होगा उनके पक्ष को मुआवजे के तौर पर कहीं और जमीन दी जा सकती है। दूसरा रास्ता अध्यादेश का है, जिसके लिए साधु संत दबाव बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश को पहले केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश पर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे। शर्त यह है कि ये काम संसद सत्र शुरू होने से पहले होगा, क्योंकि संसद सत्र के दौरान अध्यादेश नहीं आ सकता। दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र है। अध्यादेश को 6 महीने में संसद से मंजूरी दिलानी होगी। अध्यादेश में भी एक कानूनी अड़चन है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो सकती है और फिर यह मामला अदालत में जा सकता है। तीसरा तरीका यह है कि संसद इसके लिए कानून बनाए। इसके लिए संसद में बिल पेश करना होगा और फिर संसद के दोनों सदनों से बिल पास कराना होगा। संसद से पास होने के बाद मंदिर बन सकता है, लेकिन संकट यहाँ भी है क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में काम चलाऊ बहुमत भी नहीं है। उसे एनडीए के बाहर के दलों से समर्थन जुगाड़ करना पड़ सकता है। आरजेडी मुखिया लालू यादव के बेटे तेज प्रताप अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक ले रहे हैं। आज खुद तेज प्रताप मीडिया के सामने आए और कहा कि वो और घुट-घुट कर नहीं जीना चाहते। आरजेडी मुखिया लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने बिहार सरकार में मंत्री रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या के साथ 7 फेरे लिए थे, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 7 जन्मों का ये रिश्ता 5 महीने में ही दम तोड़ देगा। शुक्रवार को ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी देने के बाद तेज प्रताप आज खुद सामने आए। तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी देने से पहले ही अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की सभी तस्वीरें डिलीट कर दी। तेज प्रताप ने पटना के सिविल कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13A के तहत ये अर्जी दायर की है। इस धारा में पति या पत्नी कोई भी तलाक के लिए एक तरफा आवेदन दे सकता है। हालांकि तलाक की अर्जी पर ऐश्वर्या के हस्ताक्षर नहीं है। 29 नवंबर को तेज प्रताप की अर्जी पर सुनवाई होगी। दोनों पक्षों में तालमेल नहीं बैठा और पत्नी की तरफ से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। इस कारण से पहले तो सलटने का प्रयास किया। ये जो 5 महीना 5.5 महीना गुजरा है, ये सलटने का प्रयास किया गया। जब नहीं सफलता मिली तब ये घर से बाहर ये बात आई और न्यायालय में तक चली आई। तेज प्रताप ने भले ही ऐश्वर्या से अलग होने का फैसला कर लिया हो, लेकिन दोनों के परिवार वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। शुक्रवार को जहां ऐश्वर्या के पिता ने लालू के घर जाकर पूरे मामले पर बात की, वहीं आज ऐश्वर्या की मां लालू के घर पहुंची। तेज प्रताप यादव के पत्नी से तलाक लेने के फैसले ने आरजेडी में भी हलचल मचा दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का कहना है कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये पारिवारिक मसला है, ये राजनीतिक मसला है नहीं, और देश प्रदेश को इससे क्या मतलब। लेकिन विपक्ष को जब मौका मिलेगा नुकसान पहुंचाने के लिए सारा बवाल मचाएंगे कि इस तरह से परिवार का मतभेद होना, लोगों के बीच जाना ठीक नहीं है। इस जनता भी इसको पसंद नहीं करती है। इसलिए इस सबको सेटल मामला अंदरूनी परिवार के अंदर होना चाहिए।
ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के लापता छात्र एहतेशाम बिलाल को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एहतेशाम की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो काले कपड़ों में हथियारों से लैस जम्मू कश्मीर ISIS के झंडे के साथ नजर आ रहा है। इस पोस्टर के जरिए दावा किया गया है कि एहतेशाम आतंकी संगठन IS JNK में शामिल हो गया है। हालांकि यूपी पुलिस अभी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रही। ये सूचना मिली है, हम इस सूचना को देखते हैं, हम अभी भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। As UP Police representative, I am not certifying it. ये फेक है, मॉफ्ड है, क्या है, अभी इसका कहना उचित नहीं होगा। और ये भी कहना उचित नहीं होगा कि वो टेररिस्ट बन गया है। ये जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूं, और उसको अभी भी हम तहकीकात कर सकते हैं, उसको JNK पुलिस से बात कर सकते हैं। मूल रूप से श्रीनगर का रहने वाला एहतेशाम शारदा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का छात्र था। यहां 28 अक्टूबर से लापता था। उसके लापता होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने के साथ साथ श्रीनगर के खानियार पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज किया गया था। बिलाल के मोबाइल की आखिरी लोकेशन रविवार शाम 4:30 बजे पुलवामा में मिली थी। पुलिस को शक है कि 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर श्रीनगर पहुंचा। उसने अपने पिता को शाम 4:30 बजे आखिरी कॉल किया। तब लोकेशन दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की थी। इसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ है। नक्सलियों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का साथ मिल रहा है। यह खुलासा हुआ है कि नक्सली नेपाल के रास्ते भारत में हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं और इस काम में नक्सलियों को ISI की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। हथियार नेपाल के रास्ते पश्चिम बंगाल में लाया जा रहा है। इसके बाद नक्सली ये हथियार बंगाल में से ट्रेन के जरिए बिहार के अररिया से होते हुए आगे ले जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने नक्सलियों की इस साजिश के बारे में गृह मंत्रालय को अलर्ट किया है। CRPF ने खास बाइक एम्बुलेंस बनवाई है जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान में काफी मददगार साबित होगी। कई बार घने जंगलों के बीच नक्सलियों के हमले में जवान घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल लाना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि एम्बुलेंस वहां पहुंच नहीं पाती। ऐसे में बाइक एम्बुलेंस मददगार साबित हो सकती है। अब बात मध्य प्रदेश की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस ने CM शिवराज सिंह चौहान के घर में बड़ी सेंधमारी की है। शिवराज के साले संजय सिंह मसानी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। संजय सिंह शिवराज की पत्नी साधना सिंह के सगे भाई हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में संजय सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होते ही संजय ने जीजा शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश को शिवराज की नहीं कमलनाथ की जरूरत है। सचमुच में आज मध्य प्रदेश को शिवराज की नहीं नाथ की जरूरत है, कमलनाथ की जरूरत है। हो गया 13 साल बहुत हो गए। अरे मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि शिवराज के साले संजय सिंह बीजेपी से टिकट चाहते थे लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे और खुन्नस में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। संजय इस कदर खफा है कि उन्होंने खुद को शिवराज के परिवार का सदस्य भी मानने से इनकार कर दिया। मैं परिवार में नहीं आता हूं, मैं रिश्तेदार में आता हूं। मैं उनका ब्रदर इन लॉ था, ना कि उनके परिवार का। मेरा नाम संजय सिंह मसानी है, मेरा कुल अलग है, मेरा गोत्र अलग है। शिवराज के साले संजय सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, उन्होंने खुद अपनी मन और मंशा से ज्वाइन किया है। उन्होंने पीड़ित होके कि किस प्रकार आज मध्य प्रदेश का हाल है, जहां हर वर्ग दुखी है, उसको देखते हुए उन्होंने मन बनाया कांग्रेस में ज्वाइन करने का। कल जो है आपके गुड्डू ज्वाइन करते हैं, आज जो है ये शिवराज सिंह के साले ज्वाइन करते हैं। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है वो अपनी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए स्वतंत्र है। अपनी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी किसी भी पार्टी में जा और आ सकता है और इसका परिवार या संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। देश में अनेक परिवारों में एक ही परिवार के लोग अलग अलग राजनीतिक दल में हैं और इसलिए उसका संबंधों से या परिवार से कोई लेना देना नहीं होता। टिकट कटने के बाद कई बीजेपी विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। एक विधायक ने तो 1.5 करोड़ में टिकट बेचे जाने तक का आरोप लगा दिया। एक पैसा नहीं आया, 1.5 करोड़ रुपये टिकट आया। एक पैसा नहीं आया, 1.5 करोड़ रुपये टिकट आया। ये मथुरालाल डामर है,
मध्य प्रदेश के रतलाम ग्रामीण से विधायक हैं जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। उनकी जगह दिलीप मकवाना को टिकट दिया गया है और डामर आरोप लगा रहे हैं कि मकवाना ने 1.5 करोड़ में टिकट खरीदा है। पैसा नहीं आया, 1.5 करोड़ रुपया टिकट आया। ये भी केतु यार कार्यकर्ता टीवी में कार्यकर्ता टिकट दे, कलंड में कार्यकर्ता, कहाँ कार्यकर्ता कहे राजाराम ने दे देता, परमेश्वर दे देता। ये कार्यकर्ता ये कर्मचारी नौकरी करी। दरअसल दिलीप मकवाना डामर का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। डामर को लगा कि मकवाना जले पर नमक छिड़क रहे, सो वो आपे से बाहर हो गए। कहने लगे कि कार्यकर्ता की जगह सरकारी कर्मचारी को टिकट क्यों दिया गया। हमको आशीर्वाद लेवाया, ये पार्टी की बात है नहीं यार, पार्टी यार कार्यकर्ता टिकट दे, कार्यकर्ता दे, दूसरा कोई कार्यकर्ता कर्मचारी की दी। मथुरालाल डामर का ये वीडियो वायरल हो गया है। खुद कांग्रेस ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर बीजेपी पर संगीन सवाल उठाए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में टिकट कटने के बाद बीजेपी में बगावत का बिगुल बज उठा है। सरदारपुर सीट से वेल सिंह भूरिया का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक भोपाल में सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और विरोध जताना शुरू कर दिया। भूरिया का टिकट काटकर सरदारपुर से संजय बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट को लेकर बवाल सिर्फ बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में भी सिर फुटवल की स्थिति है। राजस्थान में कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है और टिकट के लिए हुतम पैजाज शुरू हो गई है। जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर निवाई क्षेत्र से आए प्रशांत बैरवा और कमल बैरवा के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। दोनों गुट एक दूसरे को टिकट नहीं देने की मांग कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ। जयपुर के सिविल लाइंस से ब्राह्मण प्रत्याशी की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के टिकटों का ऐलान कांग्रेस द्वारा अभी नहीं किया गया है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ये दृश्य है एआईसीसी मुख्यालय के बाहर का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिविल लाइंस विधानसभा के उम्मीदवारी को लेकर जो यहाँ पर किस तरह से मंत्रोच्चार किया जा रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं तख्तियां लिए हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सिविल लाइंस विधानसभा में ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पर 60,000 है, इसलिए उनकी दावेदारी बनती है। सिविल लाइन परंपरागत रूप से ब्राह्मण सीट है और चूंकि यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या मतदाता के रूप में 60,000 है और हम चाहते हैं जब संख्या में हम बहुसंख्यक हैं तो फिर दूसरी जातिगत आंकड़े पे जो 5,000 की संख्या में है, कम संख्या में है, तो वह यहाँ से प्रत्याशी क्यों बने। राजस्थान के लिए बीजेपी अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। लिस्ट जारी करने से पहले हर संभावित प्रत्याशी को लेकर नए सिरे से फीडबैक लिया जा रहा है। राजस्थान बीजेपी में गहन चिंतन मंथन चल रहा है। प्रदेश इकाई ने प्रत्याशियों का जो पैनल दिल्ली भेजा था उसे आलाकमान ने ठुकरा दिया है, जिसके बाद नए सिरे से प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर शुरू हुआ है। संभावित प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने को कहा गया है। 22 नेताओं को 33 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं को क्षेत्र में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से संभावित प्रत्याशियों के बारे में जानकारी जुटानी है और फिर प्रत्याशियों के पैनल के साथ फीडबैक रिपोर्ट भी दिल्ली भेजनी है। मैंने जैसे कहा कि सामाजिक संतुलन के लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं को फीडबैक के लिए सामने वाले उम्मीदवारों में जिनकी चर्चा है, उस आधार पर यदि कोई किसी तरीके की जो सूचना मिलती है उन सूचनाओं को कार्यकर्ताओं से साझा करें। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए रामचंद्र चौधरी फिर से कांग्रेस की शरण में चले गए। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष और जाट समुदाय के दिग्गज नेता रामचंद्र चौधरी ने बीजेपी को बाय बाय बोल दिया है। 2013 में कांग्रेस छोड़कर रामचंद्र चौधरी बीजेपी के साथ आए थे। 5 साल में ही उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी कर ली। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। अंतागढ़ से बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी के समर्थन में जनसभा करने के लिए सीएम रमन सिंह पहुंचे थे। इस सभा में जितनी भी गाड़ियां आई थी उन्हें डीजल पेट्रोल दिया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद फ्लाइंग स्क्वाड में ट्रैक्टर में लदा डीजल पेट्रोल जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बेनामी कैश की बरामदगी जारी है। अशोकनगर से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका तो करीब 2 लाख रुपए कैश बरामद हुए। कार में बैठे 2 युवकों ने दावा किया कि वो गेहूं खरीदने जा रहे हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने पैसे जब्त कर लिए।
सीबीआई के अंदर खाने छिड़ी जंग में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इसे सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता खड़गे ने अपनी याचिका में कहा है कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की 3 सदस्यीय समिति का ही होता है। इसलिए नियमों के मुताबिक सीबीआई निदेशक को प्रधानमंत्री द्वारा हटाना अवैध है। खड़गे सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य भी हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने ही खड़गे से कहा था कि वह इस संबंध में याचिका दायर करें। शिरोमणि अकाली दल ने 1984 के सिख दंगों के विरोध में दिल्ली में मोर्चा खोला। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हजारों सिख प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने किया। इस दौरान पुलिस ने हरसिमरत को हिरासत में भी लिया। हरसिमरत ने कहा कि पिछले 34 सालों से हमारा समाज इंसाफ मांग रहा है, लेकिन अब तक भी न्याय नहीं मिला। कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में घमासान का दौर जारी है। शुक्रवार को जहां दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, वहीं आज किसान सेल के हरियाणा प्रदेश महासचिव व प्रदेश प्रवक्ता दिलबाग सिंह नैन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 23 सालों से पार्टी से जुड़े नैन ने दुष्यंत पर कार्रवाई के विरोध में इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो दुष्यंत चौटाला के साथ है। 14 महीने की फरारी के बाद आखिरकार राम रहीम का बॉडीगार्ड पकड़ा गया। शादियों से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के पर्सनल बॉडीगार्ड चमकौर सिंह को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। राम रहीम को दोषी करार दिए जाने पर हरियाणा के पंचकुला में पिछले साल 25 अगस्त को हिंसा भड़की थी, जिसमें चमकौर भी आरोपी था। महाराष्ट्र के यवतमाल में आतंक बनी आदमखोर बाघिन अवनी का आखिरकार अंत हो गया। 13 लोगों की जान लेने वाली अवनी को शार्प शूटर्स और सैकड़ों वनकर्मियों की टीम ने मौत के घाट उतार दिया। बाघिन को जिंदा पकड़ने की कोशिश चल रही थी, लेकिन हर बार वो चकमा दे जाती थी। जिंदा पकड़ना जब मुश्किल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे गोली मार दी गई। T1 के नाम से जानी जाने वाली 5 साल की बाघिन अवनी ने यवतमाल के इलाके में कहर बरपा रखा था। बाघिन की तलाश के लिए वन विभाग ने 500 वनकर्मियों को उतार दिया था। 5 शार्प शूटर मंगवाए गए थे। 3 बड़े पिंजरे भी लाए गए थे। इस ऑपरेशन में 4 हाथियों को भी लगाया गया था। आदमखोर बाघिन के मारे जाने के बाद यवतमाल में जश्न का माहौल है। ग्रामीणों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। 2016 से ही नरबख्शी बाघिन ने इस इलाके में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। लोग अब बाघिन के मारे जाने के बाद सुकून की सांस ले रहे हैं। बिहार के बड़े अस्पताल में चूहे के काटने से नवजात की मौत पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का हैरान करने वाला बयान सामने आया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चूहे से काटने से नवजात की मौत की खबर को अश्विनी चौबे ने पहले तो छोटी मोटी घटना बता दिया और फिर जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो कहा कि मामला गंभीर मामला है, जिसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। छोटी मोटी कई घटनाएं इस प्रकार की घटती रहती है, उससे बचना चाहिए। ऐसी गंभीर चीजों पर अस्पताल प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। दिवाली को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अयोध्या के मंदिर रंगीन रोशनी से नहा उठे हैं। सरयू तट पर राम की पैड़ी पर बने मंदिरों को रंगीन लाइट से सजा दिया गया है। दिवाली मनाने यहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। दिवाली के मौके पर सरयू तट पर 3 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। बिहार के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम नीतीश कुमार ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। स्टीमर से जाकर नीतीश ने पटना के पास दानापुर के नासरीगंज घाट का जायजा लिया। नीतीश के साथ मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई अफसर भी थे। सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर 5 नवंबर को एक दिन के लिए पूजा के लिए खुलने को तैयार है। इस दौरान कोई बवाल न हो जाए, इसलिए पंबा और आसपास के इलाकों में आज से ही धारा 144 लागू कर दी गई है, जो मंगलवार तक जारी रहेगी। इस दौरान पंबा, नीलक्कल और
लुंगवांगल में 4 या इससे अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबरीमला मंदिर में 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ पिछले महीने हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इस बार मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी थी। इसके बाद से मंदिर में प्रवेश महिलाएं चाहती हैं, लेकिन कुछ संगठनों के लोग उन्हें जाने नहीं दे रहे। यूपी की रायबरेली पुलिस की फजीहत की लाई तस्वीरें सामने आई हैं। जिस गाड़ी को पुलिस वाले धक्का लगा रहे हैं उस गाड़ी में 4 लुटेरे बैठे हुए हैं। पुलिस ने इन चारों अपराधियों को पकड़ा और जिस गाड़ी से इन्हें लेकर थाने आई थी वो गाड़ी ही बंद हो गई। पुलिस ने कोई दूसरी गाड़ी नहीं मंगवाई और इसी गाड़ी को धक्का लगाने लगे। अपराधी गाड़ी में मजे से बैठे रहे और पुलिस वाले गाड़ी को धक्का लगाते रहे। एसपी साहिबा को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस वालों को खूब भड़काया, जिसके बाद दूसरी गाड़ी से इन चारों अपराधियों को कोर्ट ले जाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीड़ ने छात्रों की पिटाई कर दी। ये तस्वीरें ग्वालियर के केसी स्काई प्लाजा की पार्किंग की है। इस प्लाजा में चलने वाले कोचिंग सेंटर में पढ़ने आए 3 छात्रों को भीड़ ने बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला तूल पकड़ने लगा है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में कटाव घटाने और रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से कई बार झड़प हुई, जिसके बाद गुस्साए पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गए। कई अभ्यर्थियों के सिर फट गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पगडर में कई अभ्यर्थी बेहोश भी हुए। प्रदर्शन में शामिल कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। सहायक अध्यापक भर्ती के विज्ञापन में न्यूनतम अर्हता 40 से 45% थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे घटाकर 30 से 33% करने की बात कही। इसी को ध्यान में रखकर सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा परिणाम 40 से 45% के आधार पर ही जारी किए गए, जिससे कई अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर सके। इसी पर अभ्यर्थी भड़के हुए हैं और अब इस मामले की सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यह मामला विधानसभा में उठाने की बात कही है। तो न्यायालय पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे दिल्ली की हवा है कितनी प्रदूषित। देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा में सुधार होता नहीं दिख रहा। दिवाली से पहले ही दिल्ली और एनसीआर में हवा इतनी प्रदूषित हो चली है कि सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली में अगर प्रदूषण के आंकड़े की बात करें तो जहांगीरपुरी इलाके में PM 2.5 113 जबकि PM 10 249 दर्ज हुआ। आनंद विहार में प्रदूषण का आंकड़ा 116 और 287 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में PM 2.5 111 रहा, जबकि PM 10 207 मापा गया। पंजाबी बाग इलाके में मंदिर मार्ग की तरह ही PM 2.5 111 आंका गया, जबकि PM 10 261 टच कर गया। आर के पुरम में PM 2.5 जहां 138 रहा, वहीं PM 10 293 दर्ज हुआ। ओखला फेज 2 का ये आंकड़ा 124 और 276 के तौर पर दर्ज हुआ। वहीं द्वारका के सेक्टर 8 में PM 2.5 117 और PM 10 354 मापा गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में ये आंकड़ा 340 रहा, जो बहुत ही खराब की श्रेणी में आता है। एनसीआर के फरीदाबाद में AQI 359 रिकॉर्ड हुआ है और ये स्थिति भी बहुत खराब के दायरे में आती है। गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत बहुत खराब है और यहाँ AQI 325 मापा गया है। गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 दर्ज हुआ है, जो कि हवा की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। ग्रेटर नोएडा में AQI 341 छू गया है, यानी यहाँ भी आबोहवा बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रहा, यानी यहाँ भी हवा का स्तर बहुत खराब है। यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर में AQI 401 दर्ज हुआ, जो कि खतरनाक लेवल को दर्शाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ की आबोहवा भी बहुत खराब की श्रेणी में आई है, यहाँ AQI 336 दर्ज हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 मापा गया, जो बहुत खराब की कैटेगरी में आता है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली आबोहवा गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए बेहद नुकसानदेह है।
प्रदूषण की वजह से घर में पल रहे बच्चों को सांस की बीमारी से लेकर बहरेपन तक की समस्या हो सकती है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल की चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को प्रदूषण के ऐसे माहौल में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। वायु प्रदूषण से गर्भस्थ शिशु को जो मां के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है उसमें बहुत कमी आती है और अबॉर्शन से लेकर और प्रीमेच्योर जन्म से लेकर और गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाने से लेकर और तमाम तरीके के दुष्प्रभाव और बच्चे में बहरापन और इस तरीके की समस्याएं क्रिएट होती हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि नवंबर के शुरुआत में ही बर्फ गिर रही है। सोनमर्ग में आलम यह है कि चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। गुलमर्ग, जोजिला, साधना टॉप, सिंथन टॉप और महागुंज टॉप के पास तो 6 से 7 इंच तक बर्फ गिरी है। जोजिला दर्रे के पास ताजा बर्फबारी से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि बर्फबारी से सैलानियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऊंचे इलाकों में जहां बर्फबारी देखने को मिल रही है, वहीं निचले इलाकों में बूंदाबांदी के चलते पारा काफी नीचे गिर गया है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में 9 साल बाद नवंबर के पहले हफ्ते में ऐसी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक इससे पहले श्रीनगर में नवंबर के पहले हफ्ते में बर्फबारी 2009 में हुई थी और उससे भी पहले 2004 और 2008 में ऐसी बर्फ गिरी थी। राजौरी और जम्मू में पुंछ जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाली पीर की गली में 3 फुट से अधिक बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते 100 से ज्यादा ट्रक इस इलाके में फंस गए हैं। बर्फ के चलते कोई ट्रक आगे नहीं जा पा रहा है। इन ट्रकों में सवार 120 लोग बर्फबारी के बीच फंस गए हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया और इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। पीर की गली में बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे बर्फ हटने का काम शुरू नहीं हो पाया है। बर्फबारी को देखते हुए फिलहाल मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट ली है। शनिवार की शुरुआत तेज हवाओं के बीच बारिश और बर्फबारी के साथ हुई। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फ गिर रही है। बर्फ के चलते पूरे इलाके में सफेद चादर सी बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी से पारा 6 डिग्री तक नीचे गिर गया है। अचानक से सर्दी बढ़ गई है। हालांकि केदारनाथ आए श्रद्धालु काफी उत्साहित है। बाबा केदार के साथ उन्हें प्रकृति के अद्भुत दर्शन भी हो रहे हैं। मौसम के तेवर न सिर्फ केदारनाथ बल्कि बद्रीनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। नवंबर महीना शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बदलना शुरू हो गया। प्रदेश की चोटियां ताजा बर्फबारी से लकदक हो गई हैं। कुल्लू के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। वहीं मनाली की चोटियां भी बर्फ से सफेद हो गई हैं। जलोड़ी दर्रे में भारी बर्फबारी के चलते NH 305 को बंद करना पड़ा है। कालपा, लाहौल, चंबा, मंडी और कांगड़ा जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। सोलंग नाला में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। खराब मौसम को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सैलानियों के रोहतांग जाने पर रोक लगा दी है। हिमाचल के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ गिरी है। कभी अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान अब बंगाली से निपटने के लिए चीन की शरण में है। पाकिस्तान को चीन की तरफ से भारी भरकम रकम मिलने की उम्मीद है। बीजिंग में पाकिस्तान के PM इमरान खान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को वित्तीय संकट से उबारने के लिए चीन $6 अरब की आर्थिक मदद कर सकता है। इमरान 4 दिवसीय चीन के दौरे पर है।